सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। बाबा जी, जीवावस्था से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हैं, जिसमें से प्रथम देसी गाय व जर्सी गाय का तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा विस्तार से समझें। ये संकर प्रणाली और स्वाभाविक रूप में वंश के बात है। किसी जीवों के साथ अन्य जीवों के एक प्रकार लेकर एक संकरता को जो उत्पन्न करने की विधि से जर्सी गाय के बारे में अभी सोचा गया और जर्सी गाय को तैयार भी किया गया, तैयार करके लोगों को दिए भी गए। किंतु संकर जाति में यह देखा गया वंश जो है ना स्थिर नहीं हो पाता है। संकर तो कर देता है किंतु संकरता की स्थिरता अस्तित्व में नहीं होता। शनै शनै संकरता पुनः क्षरण होते होते वो पुनः जहाँ पहुँचना था पहले की यथास्थिति था या उससे बदतर स्थिति है वहाँ पहुँच करके अंत हो जाता है। ये संकर प्रणाली स्वयं मनुष्य का एक आपराधिक मानसिकता है। संकर प्रणाली का सोच मानव परंपरा के लिए एक आपराधिक
मानसिकता का द्योतक। अपराध को सोचे बिना संकरता को सोचा नहीं जा सकता। इसको बारंबार ये प्रकृति इस प्रकार से बताया है, संकरता तब तक वास्तविक नहीं हो सकता वास्तविकता के सूत्र से जुड़ा हुआ संकरता ना हो, उसी को उन्नत माना जाए। वंश का उन्नत या बीज का उन्नति तभी माना जाए जब तक वो वंश और बीज परंपरा ना बन जाए। तो उस परंपरा जब तक नहीं बन सकती है तब तक वो अपने आप में क्षरण होना पाया जाता है। अर्थात प्रकृति अस्वीकृति, प्रकृति के लिए अस्वीकृत होने का विधि ये स्पष्ट होती है। प्रकृति जब अस्वीकार करता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं, हम न्यायिक कब हुए, हम न्यायिक कब हुए, एक सोचने की काम है। प्रकृति विरोधी जितने भी हम सूझबूझ तैयार करते हैं, अपने अनुसार बहुत बड़ी भारी तीर मारे ऐसे ही ना सोचते हैं कि तो वो तीर मारी कहाँ पहुंचा, वो क्या प्रकृति स्वीकारी? नहीं स्वीकारता है तो हम कहाँ न्यायिक हुए? न्यायिक नहीं हुए तो हम कहाँ समाज के लिए, मानव के लिए उपयोगी कब बने? माने प्रकृति विरोधी होकर के हम मानव का उपकार करते हैं, ऐसा सोच के बहुत कुछ काम कर गए। इसीलिए प्रकृति के साथ अपराध करना, ये भी घोषणा करना, झूठी घोषणाएं, हम मानव का उपकार कर रहे हैं। अभागा मानव ये भी सोचता रहा बहुत सारा, ये बड़ा उपकार हो रहा है। जर्सी गाय आने से कई लोग ऐसा सोचे अवश्य है, हमारे सामने की बात है, ये बड़ी उपकार हुआ, ऐसा भी सोचा गया। जबकि प्रकृति विरोधी है। प्रकृति विरोधी का आधार कैसे स्पष्ट होता है? प्रकृति विरोधी यही स्वीकार है। प्रकृति कहाँ स्वीकार है? संकरता को। वंश परंपरा नहीं, वंश परंपरा स्थिर नहीं हुआ। वंश परंपरा जब स्थिर नहीं होता है तो प्रकृति कहाँ स्वीकारता है? बीज का परंपरा यदि स्वीकार नहीं होता है तो बीज का उन्नत बीज होने का कहाँ प्रमाण है? बीज को हम डालते हैं और उससे जो दाना होता है वो बीजा नहीं बनता है तो प्रकृति कहाँ स्वीकार है? जो संकरता को हम तैयार करते हैं, क्योंकि हम ज्ञानावस्था की इकाई है, अपराध भी करते हैं, कर सकते हैं, न्याय भी कर सकते हैं, इस अवसर को हम दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, दुरुपयोग किया, वो प्रकृति स्वयं उसको लात मार के अलग करता है, उसके बाद भी हम जूझे रहते हैं। हम कितना अपराधी हैं, एक सोचने की मुद्दा है। ये सोच सकते हैं कितना भयंकर अपराध के लिए हम तुल गए हैं। वो भी, ये भी एक साथ साथ सोचा जाता है। अपराध से, अपराध विधि से, अपराध की सोच से, अपराध प्रवृत्ति से आदमी सुखी नहीं हो सकती। ये भी, यद्यपि न्याय अभी आदमी को समझ में नहीं आया है, ये भी सच्चाई है। मैंने इसको अच्छी तरह से आजमाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान जो जजेस होते हैं, उनके साथ 3 लोगों से हम बात की है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय की पता नहीं, न्याय सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता है, किंतु न्यायालय लिखा रहता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय ऐसा लिखे रहते हैं। मैंने उनसे बजाय न्यायालय का को लिखते हो, ऐसा मैं पूछा। वो तो लिखने की क्या है? तो क्या क्या शिव भोजनालय, शिव कहाँ रहता है वहाँ, ऐसा बोलते हैं। तो मैं पूछा, तुम न्यायमूर्ति फिर कई को कहलाते हो? हमारे है तो परंपरा है, दरिद्र को, माने दरिद्र आदमी को माने कुबेर नाम होता ही है, ऐसा वो बोलते हैं। दरिद्र आदमी को कुबेर नाम रखा जाता है, ऐसा बोले भाई, हम क्या कर रहे थे? तो ये नाम के पास आप मत जाइए, संबोधन के पास मत जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई न्याय का रूपरेखा, हम यदि दावा करें, सुप्रीम कोर्ट दावा करें कि हम न्याय जानता हूं, नहीं, वो चीज नहीं है। धरती में जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं, किसी के पास न्याय का स्वरूप नहीं है। इसके बावजूद न्याय विरोधी कार्य से आदमी सुखी नहीं हो सकता है। इसकी घंटी घर घर में, जन जन में बजाई जाती है।
हो गया? ये बात सच्चाई है। इसीलिए प्रकृति विरोधी कार्य करके हम सफल होने की सोचना एक से एक सिली की बात है। ऐसे काम को करना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जर्सी गाय का वंश परंपरा स्थिर नहीं होने के कारण उसका दूध पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, दूध के साथ ये कुप्रभाव पड़ता है। जब वंशी स्थिर नहीं है, उनका रसों का संतुलन तो हो ही नहीं सकता उस परंपरा का। सभी सही बात तो ये है। रस ही जब संतुलित नहीं है, असंतुलित रस परंपरा में बनी हुई दूध से आदमी कैसा ठीक होगा? यदि आदमी पीता भी है, वो ठीक आदमी कैसा होगा? जितना इस प्रकार की असंतुलित प्रकृति विरोधी रसों से, माने यदि हम आदमी पालना चाहते हैं, उतनी ही आपराधिक प्रवृत्ति में ही वो जाएगा, उससे कम तो होगा नहीं। जबकि अपराध अभी ठीक से अपने को समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी कितने भी अपराध संहिता लिखा गया है, जो प्रकार लिखा गया है, वो भी कभी कभी ऐसा लगता है ये पूरा लिखा नहीं गया है। नया नया प्रकार के अपराध निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आदमी अपराध को शोध करने में और नया अपराध करने में प्रवृत्त हो सकता है। न्याय तो होना नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रकृति सहज विधि से मानव का अवस्थिति इस धरती पर हुई है। संकर विधि से ये आया नहीं है। कैसा आया है? प्रकृति सहज विधि से इस धरती पर मानव का अवतरण है। जो प्रकृति विरोधी विधि से अब मानव का अवतरण नहीं है। प्रकृति विरोधी विधि से कोई भी द्रव्य को, कोई भी वस्तु को मानव सेवन करेगा, अपराध करेगा कि न्याय करेगा। न्याय की भले अभी पता नहीं है, आगे पता लग जाए, ये आशा तो है। ठीक है ना? उसके योग्य होने के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति सहज विधि से हमको चलने की आवश्यकता है। प्रकृति विरोधी विधि हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, ऐसा मेरा सोचना। दूसरी बात वो भी है, उन्नत बीज विधि भी, जो बीजों को भी जो उन्नत किया, उसमें ये भी लोगों को भी समझ में आया होगा। इसके साथ व्यापारिक बात ज्यादा हो गई बीज में। संकर जीवों के बारे में बहुत ज्यादा व्यापार फंसा या नहीं फंसा हम नहीं जानते हैं, तो किंतु संकर बीज तो बिल्कुल व्यापार की चंगुल में, नखून में, पकड़ में आ गए। संकर बीजों को करने में जो सफलता मिली है, इससे क्या हो गया, देश की, धरती की किसानों के पास जितने भी बीज थी वो सब गायब होने लगे। हर वर्ष 200 100 बीज प्रकार की बीज गायब होते जा रहे हैं। कितना? 100 200 प्रकार की बीज ये किसानों के पास से समाप्त होता जा रहा है, पूरा देश धरती में। ये कुछ दिनों बाद जो किसानों के पास एक भी प्रकृति सहज बीजे नहीं रहेगा, और उसके बाद जो है ना, समुद्र की उस पार से बीजा मंगवाई है, बीजा देना बंद हो गया, आपका कृषि बंद हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद बचता क्या चीज है? सुअर बचता है, मछली बचता है, उसको खाइए, उसी को खाइए, उसी को पालिए। उस जगह में आदमी जा रहा है। ये कुल मिला करके मानव को व्यापार कितना अच्छे ढंग से धोखा कर सकता है, दगा कर सकता है, उसका एक बहुत अच्छी उदाहरण आ रहा है। धीरे धीरे चलते चलते किसानों के दरवाजा तक तो आ चुकी है। दगाबाजी, धोखाबाजी, ये किसानों के दरवाजा तक आ चुका। अब वो कितना देर में ग्रसित कर लेगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, ये चल सकता है, किंतु आ चुकी है। अच्छा, इसके साथ ये भी सच्चाई है, इसको जागृत करने के लिए अपने पास सही तौर तरीका भी अभी स्थापित नहीं हुई है। कोई सटीकता से इसमें जागृत कर सके, इसमें जागृति विधि से उनमें एक स्वावलंबन की रास्ता मिल सके, उस प्रकार से जागृत करने का कोई तौर तरीका भी कभी स्थापित नहीं हुई है। आरोप प्रत्यारोप तो चालू है, किंतु आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं है। वो सुविधा के माने वशीभूत
हर किसान भी है, हर मजदूर भी है, हर विद्वान भी है, हर बेवकूफ भी है, हर जो है ना नेता भी है, सभी कोई सुविधा के वशीभूत ही है। वो सुविधा के वशीभूत होने का फलस्वरूप ये सारे बीज ये किसानों के हाथों से खसकती चली जा रही है। और कई सैकड़ों प्रकार की बने धान का किस्म ये हमारे देश से उठ चुके, अब वो नहीं है। हाँ, अभी हम कम से कम 60 वर्ष का तो हमारे पास ध्यान है, तो ये 60 वर्ष की पहले हम जो जितना प्रकार की धानों को देखा था हमारे आंखों में, उसमें से कम 60-70 प्रकार की तो हम जानता हूं वो धान अब नहीं है, वो अनाज अब नहीं है, वो बीजे नहीं है। वो बीज को कब कब कितने बरसों में, कितने प्रयासों में, कितने परिश्रम से आदमी प्राप्त किया था, इसको कौन आकलित करने जाता है, इसको कौन इतिहास लिखने जाता है, कौन बताने जाता है, किसको उतना फुर्सत है, किसके पास उतना फुर्सत है, कितना किसके पास उतना वो मने साधन है जिससे कि हम ये सब कर दूं। ये इस प्रकार के हम फंसे हैं, बुरी ढंग से फंसे तो है, इसमें दो राय नहीं। विज्ञान के नाम से विज्ञान के प्रति समर्पण है जो कुछ भी, वो समर्पण के पीछे बड़ी दगाबाजी है, ये बात सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं। बाकी जो कुछ भी बाकी जो कितने दिन में सबका गला कटेगा या कोई किसी एक का बचेगा, सबका कटेगा, वो आगे भविष्य बताएगा, किंतु दगाबाजी तो सही है। वो उसका असर होना 1 वर्ष में हो जाए, 4 वर्ष में हो जाए, 3 वर्ष में हो जाए, यदि हम चेतेंगे नहीं, इसको रोकने की कहीं ना कहीं अपने पास कोई मादा ना आवे, वो तब तो आहत होना बहुत जरूरी है, आहत होके ही रहेगा। ये हमारा सोचना है। आपको ये बताया था एक पहले ही, संकरता जो है ना, उन्नत बीज विधि भी ये संकर विधि है। बीज में उन्नत बीज प्रक्रिया होता है, बीज गुणन प्रक्रिया, बीजों में जो है बहुत ज्यादा गुण परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है, वो भी एक संकरता ही है। जैसा टोमेटो को तैयार किया गया, संकर विधि तो है ही है, ठीक है ना। तो संकर विधि के लिए आपको बताया, रस जो है ना, इसमें जो रस जो होता है प्राकृतिक रूप में, जो सप्तधातुओं के रूप में जो परिणत होने के लिए प्रकृति जो प्रयुक्त किया है, जिसमें मानव शरीर रचना में 7 धातुओं का 24 प्रकार की रसों का जो नियोजन किया है, तो इन 24 प्रकार की रसों का जो एक प्राकृतिक स्वरूप, ये सप्तधातुओं को प्रमाणित करने में सार्थक रहे हैं, जिससे ये मानव का शरीर रचना जो जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने योग्य बनाने में सार्थक रहा। अभी जो है ना, हम कुछ भी इसमें विकृति करते हैं, ये जागृति के लिए योग्य रहेगा नहीं रहेगा, आगे अपन सोचने की बात है। और मानव के साथ भी कुछ ऐसे खिलवाड़ करने के बारे में जा रहे हैं, ठीक है। कल वो संकेत ठाकुर बताता रहा, ठीक है। ये सब करने के बाद वो स्वयं में स्पष्ट होगा, ये मानव जो है ना वास्तविक प्राकृतिक मानव के रूप में रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने वास्तविक अभी जो है ना, अभी भी प्राकृतिक रूप में मानव, पशु मानव, राक्षस मानव के पद से बहुत ज्यादा विकसित तो हुआ नहीं है। अभी मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में विकसित होना, जागृत होना ये बाकी है। उसी के पहले ये पशु मानव, राक्षस मानव की हुई और विकृत करने के लिए यदि कोशिश करते हैं हम, और पीछे जाने वाली बातें हो सकती है, आगे जाने वाली बात तो हो नहीं सकती। ये बात हम कहना चाहते हैं। इसमें हमारे अनुमान ऐसा है, हमारे प्रयोग तो इसमें अभी हम तो किए नहीं हैं। तो संकर प्रकार से जितने भी बीज के बारे में सोचते हैं या जीव जानवरों के बारे में सोचते हैं, इससे मानव को हानिप्रद स्थिति बनेगी, इससे मानव का कोई सहायता होगा नहीं। मानव मानसिकता के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव व्यवहार के लिए, मानव का सोच विचार कार्य प्रणाली के लिए ये कोई सहायक होने वाला नहीं।
और भी हानि ही होगी। अभी मानव पूरा मानव परंपरा जागृति के पद में पहुंचा ही नहीं है, उसी के पहले और अंगुली करना शुरू कर दिया। ये स्थिति आ रही है। आगे बढ़िए। हाँ बताइए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती का स्वरूप क्या होगा? हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती का आज का फॉर्मेट यही है, चौखट यही है। घर में काश्तकार के पास गौशाला हो, पहला कंडीशन, और कोई हाच पाच हो नहीं सकती। दूसरा, कोई विधि से काश्तकार टिक नहीं पाएगा। मानिए ये उड़ते ही अब वो हो गया, उसके लिए हाथ पैर सब लग चुकी है, ब्लास्ट होने की जगह में आ चुका है। तो सर्वप्रथम गौशाला, गोपालन से दो प्रकार की फायदा। घर में घी, दूध, माठा, दही, ये उपप्रकरण पूरा हो जाता है। दूसरा भाग गोबर मूत्र से जो गोबर गैस पैदा करना, उससे ईंधन व्यवस्था, चूल्हा चौकी पूरा हो गया। तीसरा, उससे कंपोस्ट खाद तैयार करना, कंपोस्ट खाद तैयार करके खेती को उर्वरक बनाना, जिसको छोड़ करके दूसरे विधि से कोई विधि से किसान बचने वाला नहीं है। उजड़ेगा ही उजड़ेगा। ठीक है। दूसरा, ये सामान्य रूप में हर जगह में जो देशी बीजा है उसको सुरक्षा करना, ये उन्नत बीजा के प्रति अपने विश्वास को सर्वथा हटाना, सर्वथा लवलेश भी उस ओर नहीं जाना। तभी किसान अपने घर में अपना दाना पानी खा करके अपने बच्चों को स्वस्थ देख पाएगा, नहीं तो 12 बाट होने ही वाला है। जो अभी 3 बाट होगा तो 14 बाट होगा ही। ये आने ही वाला दिन है, ये कहीं दूर नहीं है। तो ये पास आ चुकी है। तो इसका साधारण फॉर्मेट यही है। इसी चौखट में यदि जी पाता है आदमी, किसान, वो किसानी सही है, वो परंपरा सही है। उनको देख करके अनेक लोग सुखी हो सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, अच्छे ढंग से जी सकते हैं। इसको छोड़ करके दूसरा उपाय अपनाया, वो मरने की, वो तो चले ही जाना है, वो उसको मान लीजिए। हाँ, उजड़ना ही उजड़ना। उन्नत बीज बनाने के लिए एक संकर विधि अभी हम लोग दे रहे हैं वैज्ञानिक लोगों द्वारा। तो क्या उन्नत बीज बनाने की और कोई दूसरी विधि है जो परंपरा को स्थापित कर ले? ये जो उन्नत बीज का मतलब क्या है वाला बात है, ज्यादा पैदा होना एक तो भाग्य है, वो बढ़िया गुणवत्ता उसका बढ़िया होना, 2 ठीक हो गए। तो मैं समझता हूं लोगों का सोचना ऐसा है, वास्तविकता क्या है, दोनों को कुछ सोचने की बात है। हम एक छोटा सा कृषि करते हैं, छोटा सा जगह में। देखिए, देशी बीजा और गैया का खाद डाल करके हम दाना पैदा करते रहे। यद्यपि हम छोटा सा जगह में करते रहे, हमारा आवश्यकता कम रहा, ये सब बातें हमारे साथ जुड़ी हुई एक बात सही है। इसके बावजूद हम देशी बीजा, देशी खाद, घर का खाद डाल करके हम देशी बीज से 1 एकड़ जमीन में 45 बोरा धान से 50 बोरा धान पैदा किए हैं। धान का हम वजन देखे हैं, जिस प्रकार के हम धान पैदा करते हैं, अभी भी हमारे पास वो बीजा है, हम हर वर्ष उसको डालते ही हैं। और उस बीजा में 1 बोरा बीजा 80 किलो होता है। मैं समझता हूँ धान में उससे अच्छा कोई वजनदार धान होगा नहीं। अभी हमारे सामने जितने भी हम धान देखे हैं, उससे अच्छा वजनदार नहीं है। दाना के स्वरूप में छोटा दाना है, बहुत छोटा दाना, लंबाई भी छोटा है, मोटाई भी छोटा है। उसको हम लोग प्रेम कोदई कहते हैं, कोदई जैसा दाना। इस प्रकार की दाना का नाम है। इस दाना को हम
खेत में डालते हैं और उससे पैदा होता है, उसको करते रहे। तो अभी 10 वर्ष 15 वर्ष पहले तक हम करते रहे। उसके बाद हमारे बच्चे पढ़े लिखे आ गए, तो उसके बाद हम सोचा कि ये पढ़े लिखे हैं भाई, अभी बुद्धिमान हो गए हैं, ये करेंगे। पता चला 10 वर्ष करते तक में 1 एकड़ में 5 बोरा धान गाए गए। हमारा घर की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात हम नहीं जानते हैं, हमारा घर की बात हम कह रहे हैं। 5 बोरा धान उसी खेत से गाए गए। मैंने पूछा कि भाई ये सब क्या हो गया? वो कीड़ा काट दिया, वो ये हो गया, वो क्या बैठ गया और धस गया, सड़ गया, गोल हो गया, और क्या कहते हैं वो क्या फाफा खा गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, आगे वर्ष ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे वर्ष के आगे वर्ष पुनः 4 बोरा होगा। अब क्या हो गया रे? पुनः वो सब हमको पुराण पंचांग बताते ही रहे। ये कब तक होगा पूछो। तो ये होते होते थोड़ा सा ज्यादा ही लगा कि ये ठीक होने वाला नहीं है। अभी हम लोग पुनः गत वर्ष से थोड़ी सी उस ओर ध्यान देना शुरू किया। गत वर्ष थोड़ा सा खाद वाद ला करके डाले गए, इस वर्ष वो किए हैं दाना। गत वर्ष भी किए थे, थोड़ा सा अच्छा हुआ था, 18-20 बोरा धान हुई थी। अभी इस वर्ष किए हैं, अभी कहाँ हम पहुँचते हैं देखेंगे। ये हमारा रोग राटा का हो या रोना धोना का हो या खुशहाली का हो, कुछ भी का हो, हम स्वयं बैठे हैं आपके सम्मुख, हमारे घर गांव की बात। तो ये तो हुई मैंने वो खाद, जो वही रसायन खाद, उन्नत बीज, ये सब डाल करके अंततः वो खेत अभी कितने दिन में वो ठीक होगा, पाक में आएगा, वो अपने स्वरूप में आएगा, हम तो अभी भी नहीं कह पा रहे हैं। अब इस वर्ष में हम देशी खादें डाले हैं, गत वर्ष भी डाले थे। इस वर्ष को थोड़ा सा फसल को देखते हैं, लगता है कि फसल तो देख सुनने में तो ठीक लगता है, जब बीजा गीजा घर आएगा तबे ना पता लगता है किसान को। उसके पहले अपने को क्या पता लगता है? घर में आ गया वही किसान का धन है, ठीक है ना, वो तब तक धन नहीं है मेरे अनुसार। आप लोग कैसा सोचते हैं पता नहीं है। हाँ, तो आ गया तब उसको मानिए। हाँ, यही मानना चाहिए। तो इस वर्ष भी ऐसा कर रहे हैं। कहना ये ज्यादा माने हम सोचते हैं, पढ़ लिख करके विज्ञान बहुत सही काम कर रहा है सोच के चले। इस अमायकता, मैंने एक प्रकार से भगवान सब कुछ करता है सोच करके हम सब बातों को भगवान को जोड़ते रहे। अब भगवान कुछ करता वर्ता एक भी नहीं है। भगवान से हमारे बातचीत हो गई है। भगवान को कोई फुर्सत नहीं है किसी को मिटाने के लिए, किसी को बनाने के लिए, आप मानिए, ठीक है। उनके पास ऐसा कोई दफ्तर नहीं है इसको मिटाते रहो, इसको बनाते रहो, नहीं, ठीक है ना। भगवान ऐसा कोई बुद्धू भगवान कोई बैठा नहीं है अस्तित्व में, ठीक है। ही है उन्नत बीज है ना, परम उन्नत बीज वही है जो IR 36-35 जितने भी कहते हैं ना, 1 एकड़ में कभी भी को मूड़ पटक के मर जाए। 50 बोरा धान अच्छे से अच्छे जमीन में, और ये जो रसायन खाद कुड़िया ले, उसके ऊपर जितना कीटनाशक दवाई है उड़ेल दे, 50 बोरा धान गाने वाला इस छत्तीसगढ़ में एक भी आदमी नहीं मिलेगा, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। उसको उन्नत बीज कहा थे। हम जो पैदा करे थी क्या उन्नत बीज नहीं है? ये ज्यादा उपराज की बात कहते हो, वो सबूर से काश्तकारी किया जाए। ये जितने भी हमारे पास धान हैं सभी उन्नत धान हैं, ये आपको याद दिलाना चाहेंगे। सभी प्रजाति की धान ये उन्नत प्रजाति है, और इसको घटिया बना करके उन्नत के नाम से हम बेचते हैं, क्योंकि पैसे से लाते हो इसीलिए उन्नत हो गया। घर में रहते तो कोई उन्नत ना हो, वैसे ही खाद गोबर हो गया। जैसे बासमती धान है 1 एकड़ में बहुत कम होता है, और जो आप प्रेम खुदाई बताया बहुत ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? वो बात थोड़ी सी
और सोचने की बात है। देखिए, ये सुगंधी वाला धान होता है, जितने भी, ये इतना ज्यादा धान होगा नहीं। हम सुगंधित धानों में देशी धान, मैंने ये जो बासमती भी यहाँ के स्थानीय नहीं है, यद्यपि देशी है। सबसे कम धान होने वाला जो ये जो प्रजाति देखा, बासमती धान कम से कम होता है। जैसा इस देश में, इस छत्तीसगढ़ में काली मूछ नाम की एक धान पैदा करते हैं, बहुत अच्छी धान कहलाता है, सुगंधीदार धान। वहाँ जो विष्णुभोग नाम की पैदा करते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ में और था, वो क्या हो, दुबराज। और दुबराज धान का तो गंध तो चले गया, दुबराज नाम रह गया, ठीक है ना। तो वो गंध तो मर गया पूरा का पूरा। अब दुबराज में गंध नहीं है। लोहंदी है, लोहंदी, हाँ लोहंदी है। लोहंदी धान भी काफी अच्छा होता है, फिर भी वो हम जो बोला वो प्रेम को दे उसके बराबर नहीं होता है। वो भी लोहंदी भी काफी होता है, 35-40 बोरा तक हम पैदा किए हैं, किंतु ये वो धान के बराबर में और दूसरा कोई धान हुआ नहीं। और एक होता है, वो धान में हम लोग बहुत झरन देखते हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा जगह में करते नहीं हैं, बीजा रखे हैं। वो भी ऐसे ही 50 बोरा होता है, मोटा धान है। उसको क्या तो हमारे यहाँ नाम रखते हैं, ये इस ढंग से काम है महाराज, ठीक है। तो कहना है हमारे पास जितना धान का बीजा है वो सर्वोपरि उन्नत बीजा है, उससे ज्यादा उन्नत बीजा ये 2000 वर्ष ये लैबोरेटरी में बर्बाद करते रहे, तभी भी उससे ज्यादा उन्नत बीजा ये बना नहीं पाएंगे। 2000 वर्ष उन्नत बीजा बनाते जाओ, एक एकड़ में 50 बोरा धान बनाते पैदा करने वाला धान को ये दे नहीं पाएंगे। मैं जब को भी कोई देखना चाहते हैं, हम उपराज करके दिखा दूंगा, आप आओ हमारा घर नाप तोल के देख ले। हम किए हैं, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ऐसी है, इसीलिए विश्वास से रखना चाहिए। अपने घर गांव में जो कुछ भी बीज है, यहाँ का वातावरण के लिए सर्वोपरि ये एक प्रकार से घरवा हो गया है, धरोहर हो गया है, यहाँ के लिए अनुकूल हो गया है, हमारे लिए अनुकूल हुआ है, आपके लिए अनुकूल हुआ है, धरती के लिए अनुकूल हुआ है, हवा के लिए अनुकूल हुआ है, पानी के लिए अनुकूल हुआ है। इससे अच्छा हाइब्रिड क्या होगा भाई? इससे ज्यादा उन्नत बीज क्या होगा? और यहाँ के हवा के लिए अनुकूल ना हो, जल के लिए अनुकूल ना हो, आदमी के लिए अनुकूल ना हो, उपराज के लिए अनुकूल ना हो, खाद के लिए अनुकूल ना हो, और कीटनाशक माने उपायों के लिए अनुकूल ना हो, वो सब हाइब्रिड आए। ले जाओ पैसा दे, अलावा जल्दी दरिद्र हो जावा, और इसके अलावा काचो होएगा नहीं। यहाँ ये कुल मिलाकर के काश्तकारी पर जो विज्ञान और व्यापार दोनों का संयुक्त गाज गिराया हुआ बात ऐसा है, इससे फायदा नहीं है। इस पर हम विश्वास रख करके हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, सिवाय परेशानी मोलने की। चलो भाई महाराज, ये टिश्यू कल्चर क्या चीज, क्या हाँ। प्राकृतिक है या? देखो, कल वो बात हुई थी संकेत ठाकुर से, वो जो कर रहा है वो उनका जो है वास्तविक अंकुर को लेकर के ही वो अंकुरों को पैदा करते हैं। ये ऐसा करते हैं, यदि केले का मूल अंकुर से ही शुरू करते हैं वो। उससे यदि परंपरा बनता है, परंपरा नहीं बनता है तो वो ठीक नहीं है। यदि मैंने कहा टिश्यू कल्चर से केले का पेट बनाया, उसमें से जो पीका आता है वैसे ही केला वो देता है, तब तो ठीक, कोई आपत्ति नहीं। डालने के बाद ये देखते हैं कि जो धनिया है उसकी सुगंध कम हो जाती है, हाँ खत्म हो जाता है, वो तो बताए ना, उसका स्वाद कम हो जाता है। हाँ। इसका क्या कारण है? इसको क्या मानेंगे? हाँ, इसका कारण यह है बाबा, धरती का जो एक स्वाभाविक गुण है, धरती में जो कुछ भी हरियाली पैदा होता है उससे खाद होता है,
उसको जीव जानवर खा करके भी खाद्य पैदा करते हैं, और वैसे भी यदि धरती में मिलता है तो खाद्य होता है। ये इसका अभी तक की देखी हुई ताकी हुई बात ऐसा है। वो क्या होता है, धरती वो सबको पचाता है। अभी भी अपन गया का खाद गड्ढे में डालते हैं, वो पूरा का पूरा धरती ही उसको पचाता है, ठीक है। पचने के बाद हम खेत में डालते हैं, वो जो पौधे उसको लेने के लिए बहुत अच्छी सुगम परिस्थिति बनी रहती है। तो अभी जो खाद आती है उसमें आम्ल और क्षार दो प्रधान वस्तु होती है। वो शनै शनै धरती में आम्लीयता को या क्षारीयता को बढ़ाता चले जाता है। कोई ना कोई एक तो बढ़ेगा ही, आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ने के बाद किसी तादाद तक बढ़ गया, उसके बाद वो ऊसर हो गया। ऊसर होने के बाद वो कहते हैं 1 फुट मिट्टी काट के बाहर करो, पुनः 1 फुट ला ऊसर बनाओ, ऐसा वैज्ञानिक कहते। अब करो भाई, ये हम देखे हैं भाई, ऐसा कहते देखा है, लोगों को मारपीट होते हुए देखा है, गाली गलौच होते हुए देखा है, झगड़ा होते हुए देखा है, सब पागल आदमी कोई उसको कोड़ने को भी लगाया है, ये भी देखा है। सभी प्रकार की प्रजातियों को हमने देखा है, ठीक है। तो इसीलिए तो रासायनिक खाद में मेरे अनुसार ये दोष छुटा हुआ कोई खाद होगा ऐसा हमको पता नहीं है। यदि होगा तो उसको परीक्षण करने की बात है, ठीक है। आम्लीयता या क्षारीयता दो में एक को धरती में बढ़ाएगा, उसको आप हम कहीं रोक नहीं पाएंगे। हाँ, ये जो बात थी, ये महावीर स्वामी भी कहा। महावीर स्वामी ये कहे हैं कि भाई पेड़ पौधे में जीव होता है, ऐसा कहे हैं महात्मा के रूप में। और बाकी विज्ञानी लोग में को सुभाष चंद्र बोस का कोई भाई था, हाँ जगदीश चंद्र बोस, वो हाँ वह बतावत रहीश भाई, पेड़ बात करे थे, मने से अच्छे गोट करे थे, ये 3 5 ये सब वो लोगों को बताया, ठीक है भाई। वो उन्होंने वनस्पति का भाषा सुन लिया, आदमी का भाषा तो नहीं सुना ना, बस इतनी ही बात। आदमी का भाषा उनको सुनना नहीं है, और झाड़ का भाषा सुन लिया। हमारे यहाँ कथा बनाना बनता नहीं है क्या? ये तो आज की बात है, पहले पत्थर को पत्थर बात किया है, ये कथा ही लिखा है। झाड़ बात किया है, ये लिखे ही है। पक्षी का बात तो हजारों लिखा है। जानवरों का भाषा से आदमी पाठ सीखा है। अब क्या चाहते हो आप बताओ? कुत्ते से, बिल्ली से, बंदर से, और क्या है उसका तो श्रृगाल को क्या कहते हो? सियार से। बहुत सारे सबसे जानवर में सियार को बड़ा चालाक माने गए हैं। कथाओं में ऐसा कहे है भाई, तो बहुत जानवरों से आदमी बुद्धि सीखा है, ऐसा कहते। तो इस प्रकार की परंपरा को क्या करोगे? वो उसी प्रजाति की एक आदमी है, वो क्या नाम बताया? हाँ, वो बताते थे, वो झाड़ बात करता है। झाड़ बात कर दिया, ठीक है, तुम्हारा बच्चों से क्या बात किया आपने? वो तो लिखा नहीं, झाड़ का बात सीख लिया, ठीक हो गए। तो इस ढंग की बात है। तो हमने जो देखा है, जो ये जितने भी वनस्पति संसार है, ये शरीर है अपने आपके शरीर, मेरा शरीर, गधे की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की और झाड़ पौधे की, ये जितने रचनाएं हैं, इन सब में प्राणकोशा नाम की एक चीज है। प्राणकोशा का मतलब ये होता है सांस लेने वाली सूक्ष्मतम जो कीट हो सकता है, उसका नाम है प्राणकोशा। प्राणकोशाओं में ये बहुत बड़ी भारी एक गुण देखा गया। हर प्राणकोशा में प्राण सूत्र नाम की चीज होती है। वही है कुल मिलाकर के सांस छोड़ना, सांस लेने वाला। और वो सांस लेने का क्रिया के कारण से उसको प्राणकोशा हम नाम दिया है। और आप क्या बोलते हैं, रंगरेज लोग क्या कहते हैं, हम नहीं जानते। रंगरेजी में क्या कहते हैं? क्या शेल? व्हाट इज शेल?
सेल सेल मैंने प्राण कोशिका। शल का मतलब है कवच, खोल। खोल का नाम होता है शल। लाइफ शेल होगा भाई, लाइफ लगाया होगा। तो शेल, वो घोंघा शेल अलग है बाबा। ठीक है, ऐसा नहीं है, इतना सुगम नहीं है आप हम जितना सोच रहे हैं। गणेश बताओ तो। हाँ बाबा, तो शेल होता है SHELL, शेल हाँ, होता है, हाँ। इसका मतलब वो होता है घोंघा कवच। हाँ, ये जो सेल है हाँ। CELL, हाँ, उसका आशय तो प्राण कोशिका से ही है। जो भी ये प्राण को मतलब प्राणावस्था की इकाइयाँ होती हैं, उनका जो सबसे छोटी इकाई है जिसमें उसको आप व्याख्या करोगे तो लाइफ शेल कहोगे कि नहीं करोगे? दोनों करते हैं, लाइफ और डेड दोनों करते हैं। डेड और लाइफ दोनों, मैंने लाइफ भी कहते हैं ना। आप सप्राण करते हैं, निष्प्राण करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, लाइफ और डेड। उसमें बाबा साहब ये पूछ रहे हैं कि जीव कोशा, उसको तर्जुमा करने से जीव कोशा होता है कि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, मतलब प्लांट्स में भी होता है वो, और जीवों के शरीर में भी होता है। हम जो कह रहे हैं उसी अर्थ में है क्या? जी बाबा, है उसी अर्थ में। लाइफ आशय जो है वो वही है। आपका समझ में है कि वो लिटरेचर में उस अर्थ में है? तो उसी अर्थ में नहीं, उसमें एक थोड़ा अंतर है। हा? उसमें अंतर ये है कि हाँ, उसको मैं स्पष्ट करता हूँ। प्राण सूत्र जो है हाँ, वो हर एक प्राण कोशिका में होती है। हाँ। ये बात आप कह रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ, ये हम लोग जो प्रतिपादित करना चाह रहे हो ये है कि हर प्राण कोशिका में प्राण सूत्र है, निहित है। निहित है। हाँ, ऐसा सेल के साथ नहीं है। अच्छा, DNA RNA वही तो है प्राण सूत्र। वो पूरे हर एक हर सेल सेल में में DNA RNA कंटेंट होता है, ऐसा नहीं है। ये है इसको कंटेंट नहीं तो शेल क्या हुआ फिर? नहीं, हर सेल में श्वसन होता है, श्वसन करने वाला वही होता है। श्वसन होता है, प्रश्वसन होता है, वो ठीक है, क्रोमोसोम ही करता है। हाँ, लेकिन हर सेल में है भी, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। देखो यहाँ इसमें DNA होता है। हमारा घर गांव में पढ़ने के बाद उसको इंटरप्रेट मत करो, वो क्या कहते हैं वो उतना बताओ। उतना ही है बाबा जी। अच्छा, वो तो कहते होंगे तो ठीक है भाई, अपन मान लेते हैं, अपने को क्या तकलीफ है? ठीक है, जो अस्तित्व में जो एक सच्चाइयां हैं, सच्चाई से जुड़ी हुई भाव किसी भाषा में भी मनुष्य से मनुष्य को यदि पहुंचता है, वो शुभ के अलावा दूसरा कुछ होता नहीं। ठीक है, यहाँ तक अपने को ठीक लगता है। अभी अपन ये सोचने की मुद्दा है, जो ये जो प्राणकोशा है, प्राणकोशा से रचित शरीर को जीव कैसा कह लिया? इसी आधार पर हम आपसे कहता रहा, लाइफ शेल तो नहीं कह रहे हैं। इस आधार पर कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यही उनमें मुख्य अंतर दिखता है। बाकी सारे चीज करीब करीब इनके अनुसार है, झाड़ पौधे जैसे ही है। सेल में डिफरेंस नहीं, जीवावस्था और प्राणावस्था। हाँ, देखिए महाराज, कहाँ से कहाँ अब दूरी, रेल पटरी दूरी होने लगे, अब फटने की जगह में आए गए। ठीक है ना? गाड़ी चलेगा नहीं है आगे। इनके पास एक ही विधि है, यही अपना भोजन स्वयं बनाना और नहीं बनाना। ठीक है, पत्थर जो है ना अपना भोजन नहीं बनाता है, ये अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लिया। ठीक, तो कहना है ये प्राण कोशाएं जो है ये मूलतः एक प्रजाति की होती है। उसमें प्राण सूत्र होता है, रचना विधि होती है। उस प्रजाति की बीज में वो रचना विधि सहित कोशाएं होते हैं। उसके अनुकूल परिस्थिति में जो जितने भी रसायन द्रव्यों को चाहिए वो संप्राप्ति होने की पश्चात वो प्राण सूत्र अनेक कोशाओं में अपने को बदलता चले जाता है, बढ़ाता चले जाता है। इसको प्रजनन क्रिया माना जाता है एक प्रकार से। यह प्रजनन है कि मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राण कोशा में प्राण मल्टीप्लिकेशन। नहीं, मैं पहले दूसरा पूछ रहा था कि प्राण कोशा में रचना सूत्र होता है, रचना विधि होती है, या बीच में प्राण कोशा होते हैं और रचना सूत्र होता है? प्राण सूत्र में रचना विधि निहित रहती है, और ये हर कोशा में प्राण सूत्र निहित रहता है, हर प्राण कोशा में, हर प्राण कोशा में। और बीज में फिर बता रहे हैं ना, बीज बता रहे हैं। तो क्या होता है, ये हुआ बीजा की स्थिति होता है तो क्या होता है? बीजा में प्राण सूत्र
और रचना विधि संपन्न, दो बहुत अच्छी जो वस्तु है। एक बीजा के पूर्व रूप स्तुषी नाम की एक आकार रहता है। कोई भी बीजा को फोड़ करके देखा जाए, उसके अंदर वो जो पेड़ का एक बहुत सूक्ष्मतम स्वरूप बन करके रखा रहता है। ठीक है, उस स्वरूप में वो प्राण कोशाएं वो सूख करके बने रहते हैं, बीजा में सूखे हुए अवस्था में रहते हैं। वो जिसको अभी फ्रिज में उसमें इसमें रखना चाहते हैं, 1 वर्ष वो बीजा में वो हर स्तुषी वो सुरक्षित रहता है। इस वर्ष का बीजा आगे वर्ष तक बिल्कुल कामयाब है। हम लोग डालते ही हैं, वो बीजा उगता ही है, और उसमें से किसी परसेंटेज नहीं भी उगता है। मैंने 100 बीजा डालने पर 2-4 कम भी उगता होगा। तो ये बात हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो स्तुषी के रूप में होता है। जी, स्तुषी में और प्राण कोशा में फिर क्या अंतर होगा? क्योंकि स्तुषी का स्वरूप जो है ना, झाड़ को छोटा छोटा करते करते तो उसका एक सूजी के नोक के बराबर या सूजी के नोक के बराबर छोटा स्वरूप बनाने पर जो होता है, उसमें वो प्राण कोशा सूख करके बैठा रहता है। स्तुषी जो होती है वो तो आंखों से दिखती है, मूंगफली का, चने का, हाँ, सब वैसे ही हर बीज में लिखते रहता है। वो काफी बड़ा होता है। हाँ, ठीक है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि स्तुषी में एक ही प्राण कोशा होता है या कई प्राण कोशा? हाँ, वो बात है, ये बात। तो उसमें क्या रहता है, 1 से अधिक प्राण कोशा रहता है। मैंने वो वहां भी सेफ्टी मेजरमेंट है, तो कई 10-10, 5-5, 20-20 कोशाओं से वो स्तुषी बना रहता है। वो सूख करके वहां बैठा रहता है। वो रासायनिक द्रव्यों को पा करके वो होने लगता है, अपने जैसा प्रतिरूप बनाना शुरू करता है। प्रतिरूप बनाना शुरू करने के बाद वो इतना स्पीड से बनाता है, जितना स्पीड से वो झाड़ बढ़ना है उसी स्पीड से उसमें बनना शुरू कर देता है। पहले वो जहाँ स्तुषी रहती है वहीं पहले 1 को 4-10 बनता है। उसके बाद अंकुर होने के बाद उसका तने में वो ये मल्टीप्लाई होता है, प्रतिरूप बनना शुरू कर देता है। ऐसा व्यवस्था है। अभी जितने भी झाड़ है उसका जो कोशाओं का प्रतिरूप बनता है वो तने में बनता है। सारदार रसदार तने में ये प्रतिरूप बनता रहता है। ऐसा है काम। पुनः बीज बनता है, बीज में पुनः निहित होते हैं। इसका नाम है बीज वृक्ष न्याय। ठीक है, ये ऐसा बनी हुई महाराज, हर बीजा की गति है। वो प्रश्न अभी छूटा रह गया कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं है। सांस लेने की, सांस छोड़ने की प्रक्रिया है, जीवन नहीं है। ये सांस लेना, सांस छोड़ने का काम प्राण कोशाओं का है। शरीर में भी सांस छोड़ना, सांस लेने की प्रक्रिया होती है। शरीर जीवन नहीं है। इतना बड़ी भारी बात बैठा रहती, शरीर जीवन नहीं है। एक प्रयोग किया गया है, एक पेड़, 2 पेड़ छोटे पौधे लिए गए। एक पौधे के पास एक दुखी आदमी जाता रहा या क्रोधित आदमी जाता रहा, तो उसकी वृद्धि में दूसरे प्रकार का लक्षण देखा गया, कम वृद्धि हुई। क्या बोले? एक पौधे को गमले में रखकर एक क्रोधित आदमी पानी देता रहा, खाद देता रहा, और उसकी वृद्धि कुछ कम हुई। उतना ही पानी, उतना ही खाद एक व्यक्ति प्रसन्न होकर दूसरे पौधे को दिया है तो उसकी वृद्धि कुछ ज्यादा हुई। ठीक है, ये सब पे माना गया है कि मनुष्य के भावों का प्रभाव पड़ता है। ये जो बात करने वाली बात हम लोग कर रहे थे। हाँ, ठीक है। इस प्रकार से कथाओं को बहुत सारे बात कहा गया है, जो उसको जो हमारे मनोभाव के अनुसार झाड़ों को व्याख्यायित करना। अभी हम बोलते रहे तो 2 प्राण कोशाएं कितने प्यार से एक दूसरे को समझते हैं। एक बैठा रहता है, उसके बगल से वो कैसा बैठने के लिए चले जाता है, प्यार से। वो प्यार थोड़ी ही वहां रहता है, उसका एक नियति है।
उसको वो ही करना है, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये जो है ना कथा बनाना, हमारा कविता बनाना मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्राण कोशाओं से जीवन से बहुत दूर संबंध है। प्राण कोशाएं रासायन द्रव्य से बनी हुई वस्तु है, इसका मृत्यु होती है। इसका मृत्यु का मतलब ये परिणत हो जाता है और होने में जीवित माने श्वास लेते हुए में भी देखा जाता है, श्वास लेने में असमर्थ स्थिति में भी देखा जाता है, जिसको मृत कोशा कहलाता है। ठीक हो गए, इस ढंग के रहते हैं ये। तो उसके बाद मृत कोशा के बारे में आते हैं, जैसा बीज में कहते हैं, जो उसके अंदर जो कोशाएं रहते हैं सूख करके रहते हैं। सूखा हुआ स्थिति में वो कोशाएं रहते हुए रासायन द्रव्यों को पाकर पुनर्जीवित हो पुनः वो श्वास लेने योग्य हो जाते हैं। मतलब बीज के कोशा शोषण नहीं करते। हाँ, कितना बढ़िया चीज है वो। अभी अब फर्ज करने की वगैरह बताते रहे ना, सिस्टम वही है। नाइट्रोजन में रखते हैं, ड्राई। हाँ, वो करते हैं वो इनके अंदर भी वही वस्तु रहता है, 1 वर्ष तक वो प्रिजर्व करता है। बोले साहब कोटलों प्रिजर्व रहता है, वो नाइट्रोजन को आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है। हर वर्ष डालना कोटलों में, उसमें बस अभी ये जो कोशाएं जो है पुनः काम करने योग्य रहते हैं, उसके बाद पुनः होता है। उसी प्रकार से अभी कृत्रिम जो ये गाय भैंस की जो गर्भाधान कराने की जो प्रक्रिया करते हैं, वो भी उसके साथ भी वैसे ही कुछ रहता है, नाइट्रोजन सिलेंडर। हाँ, बस वो कितना ठीक है बाबा जी? तो वो कोई खास परेशानी नहीं है, यदि वो सफलता से उस तकनीकी को संपन्न कर सके, उसमें तकलीफ नहीं है। ठीक है ना। उसमें क्या देखा, हमारे यहाँ गायों के साथ उस प्रकार की प्रक्रिया करा करके देखा गया, 3 बार फेल हो गया। उसके बाद उसके विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाए गए, दिखाए गए, वो कहते हैं वो गलत हो गया, वो हाँ, वो जो टेक्नीशियन है वो सही नहीं है, वो नहीं तो वो मटेरियल सही नहीं है, ऐसा कह के चले जाते हैं। अब किसको पकड़े हम? तो बने मनुष्य के पास बतंगड़ की कहीं कमी नहीं है। ठीक है, इसमें कहा हम क्या समाधान पाए, आप ही बताइए। एक चीज और इसमें पूछना है गायों के बारे में। जैसे मनुष्य गायों का दूध पीता है, तो इसमें कभी कभी वो सुई लगा के ज्यादा दूध बढ़ाता है, वो गलत हो गया। और दूसरा, वैसे भी गाय दूध लेते हैं तो क्या वो गाय का शोषण करता है? शोषण करता है क्या मनुष्य जो दूध पीता है गायों का? हाँ, वो बात को हमको अच्छी तरह से समझने की बात है। अभी हम लोग जो समझते हैं, मैं स्वयं गाय को हम जितना सेवा करते हैं उसके प्रतिफलन में हम दूध पाते हैं, उससे ज्यादा मिलता नहीं। एक दूसरे तरफ से मानव संवेदना के साथ सोचने पर गाय में जो दूध होता है गाय की बच्चे के लिए होता है। ठीक, तो हम जितना ज्यादा खुशामद करते हैं उतना ज्यादा दूध होता है। तो यदि वो सारे दूध पिला दें बच्चे को, बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों घटनाओं को देखा गया है, ये भी नहीं कि ये देखे नहीं है, ये सब हमारा देखी हुई बात है। ये उस स्थिति में हम क्या निर्णय लें? निर्णय लेने का यही निकलता है, हम जितना खुशामद करते हैं उतना दूध लो, गाय की बच्चे का प्रपोर्शन बराबर गाय को बच्चे को ही दिया जाए, यही निर्णय निकला है। गाय बच्चे मर गए, उसके बाद दूध लेने वाली कार्यक्रम गलत। बाबा जी, आपने उसकी बात किया टिकाऊ खेती की, तो टिकाऊ खेती की बात को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर का उपयोग आज जिस तरह से अनिवार्य हो गया है ना, और यदि ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं तो बैल का क्या होगा, क्योंकि हमने गौशाला बनाई है। हाँ, वो बात के ये भी एक कंसिडर करने की योग्य मुद्दा है, अच्छी तरह से सोचना चाहिए। हमारा देश में हम समझता हूँ ट्रैक्टर की आवश्यकता बहुत कम है। हमारे पास इतना बड़े बड़े जमीनें नहीं हैं, छोटे छोटे जमीन हो चुका है। कल एक लंगोटी जैसा जमीन हो जाएगी आदमी के पास थोड़े ही वर्ष में। एक दो इसमें ये इतने जमीन रहेगा आदमी के पास,
ऐसा हो जाएगी। कितना ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं घूमेगा। आप देखते भी जाइएगा, ये सब वो दिन आने ही वाला है। ठीक है, तो इस विधि से हम सोचते हैं तो ये काफी ये बैल की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरा ओर ये यंत्र क्या गलत है सही है, ये दूसरी बात है। यंत्रों को बनाना वहीं से शुरू हुआ है, मनुष्य के ऊपर विश्वास घटने की बात। मनुष्य काम नहीं करेगा, मनुष्य काम करने में आलाली करता है, इसलिए यंत्र से काम लिया जाता है। यही इसका मूल मंत्र है। ये समझ में आता है? आता है, बस हो गया, खत्म हो गया। हम कितना अच्छा सोचे हैं, यही पूरा कर देता है सारे न्याय का। यदि हम आदमी जात को समझदार बनाते हैं, ठीक है, उस स्थिति में कोई भी ऐसा व्यक्ति बेवकूफ नहीं होगा काम को चोरी करें। अभी जो कोई ऐसा आदमी नहीं है 100 में सती को छोड़ करके बाकी सब काम करने में चोरी करता है। ये दोनों के अंतर क्या है? समझदार परंपरा में ना समझ परंपरा के इतने ही अंतर है। समझदार परंपरा में अपने काम करने के लिए दूसरे को बोलना नहीं पड़ता है। ना समझ परंपरा में बैल जैसा कोसते ही रहा तबहू ना करें। हाँ, ये सब देखे गए भाई। अब क्या किया जाए? अब आदमी नहीं काम करेगा, इसको स्वीकारते हुए यंत्रों को बनाया गया है। जोतने की काम भी वहीं से है, काटने की काम भी वहीं से है, बुनने की काम भी वहीं से है। समझ में आ गए ना? अब घड़ा वड़ा बनाने को भी मिशन बनाएंगे ऐसा कहते रहे भाई। वहाँ इसमें IIT में कि वो क्या है, पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं कहते थे, घड़ा बनाने का मिशन बनाएंगे भाई। ये सब ऐसा कहते हैं। अब स्टील का बर्तन बनाने का मसनिया तो बहुत सारा बना ही चुके हैं। अब क्या करोगे? आदमी करता ही नहीं तो क्या करते? व्यापार विधि से कोई चीज रुक नहीं सकता, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। अब क्या हो गया? जो प्रोडक्शन ज्यादा होता है आदमी कम करता है काम। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा है, आदमी को सब चीज चाहिए। पहले 4 चीज से आदमी जीता रहा, अभी 400 चीज चाहिए, आदमी काम नहीं करता है। इसमें परेशानियां होगा कि नहीं होगा भाई? ये आप स्वयं गणित लगा लीजिए। आदमी काम करना नहीं है, उत्पादन के साथ जुड़ना नहीं है, हाथ गंदा करना नहीं है, पैर गंदा करना नहीं है, और उसके बाद जो है ना आवश्यकता जो है ना, पहले 4 से हम जीते रहे 60 वर्ष पहले, आज के डेट में 400 चाहिए। अब क्या किया जाए? हम अच्छे ढंग से सोच करके ये 400 चीज को ला पाएंगे? सही चीज सोच करके क्या हम ये 400 चीज लाएंगे? गलत चीज सोच करके हम ला पाएंगे? सोच लीजिए आप। माने यंत्र वहां से शुरू हुआ है, मनुष्य से अविश्वास होने की बात शुरुआत है वहां से है। अब युद्ध भी कहां से शुरू हुआ? मनुष्य के साथ मनुष्य का अविश्वास। मनुष्य के साथ मनुष्य का विश्वास की दिन को पैदा ही नहीं कर पाए हैं अभी तक, जंगल युग से आज तक। दुर्घटना यहां है। एक प्रश्न और है बाबा, ये क्लोनिंग प्रक्रिया क्या व्यवस्था से जुड़ा हुआ है या अव्यवस्था? अव्यवस्था से। उसके बारे में कल एक थोड़ा सा झलक अपन बात किए थे। एक तरफ हम यहाँ लेकर हल्ला करते हैं जनसंख्या बढ़ गया, ठीक है, ये भी आवाज सुनने में आता मिलता है कि नहीं? हर दिन रेडियो में माध्यमों से हम सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। और उसके बाद क्लोनिंग वाले क्या कहते हैं? अपना प्रतिरूप को 1000 बना लो, करोड़ बना लो, पैसा भर दे दो। आप ही के जैसा आदमी को आपके 1 इंच चमड़े से यदि 1 करोड़ आदमी बना दें, उतना पैसा आप देना पड़ेगा, वो आप बना के दे देंगे, ऐसा दावा करते हैं। ठीक है, तो वो दावा कहाँ तक सही है उसके बारे में ये था, पहले हमारा जैसा ही काम करने वाला होगा। अब जो है ना वो तो आप ही के जैसा काम करेंगे ऐसा वो न कहना बंद कर दिया,
किंतु इससे 1000 आदमी बनाएंगे, 10,000 आदमी बनाएंगे, ये तो कहते हैं। ये तो बात हो गई। यदि ऐसा बनने लग जाए तो कहाँ रखोगे आदमी को? अभी रखने के लिए तो जगह नहीं है, रोए जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने बताया एक दो इसमें मैंने एक इसमें परंपरा में 1-2 पुस्त में तो आदमी के पास गदिया भर की जमीन रह जाएगी, ये जगह में आ ही रहे हैं। अब ये 1000 आदमी, यही आदमी इनके पास जो जमीन है वो पैदा करके क्या कितने में रखेगा? हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, हम ही 1 करोड़ आदमी चाहते हैं, हम बना करके कहाँ रखें? ये अप्राकृतिक मानवीय परंपरा के लिए आपराधिक संभव ही नहीं होगा। बाबा, मानव के क्लोन की बात नहीं है, या यदि जीवों के क्लोन की बात करें तो वो जीवों का क्लोन भी वैसे ही है। जीवों का क्लोन क्या है? मांसाहार करने के लिए क्लोन, और किस बात के क्लोन? अपराध को छोड़ करके आप क्लोन को शुरू ही नहीं कर सकते। आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। लेकिन क्या वो संभव है? क्या चीज? क्लोन बनाना मानव बोलते हैं, कह रहे हूं मैं, संभावना की बात अलग है। अभी क्लोन तो यहीं तक कि सार्थक माना गया है। वो जो मैंने भ्रूण बना करके पुनः गर्भाशय में रख करके ही जानवरों का बच्चा प्राप्त किए हैं, ऐसा सुनते हैं। ठीक है, तो अभी जैसा आपका ये टिश्यू कल्चर के अनुसार जो लैबोरेटरी में छोटे छोटे पौधे प्राप्त करते हैं, ऐसा बच्चों को पाने की जगह में आना है क्लोनिंग में। सुन रहे हो ठीक से? क्या सपना तो वही है। एक तो डबिया में एक बच्चा, करोड़ डबिया में करोड़ बच्चा। ये कल्पना तो यही है। तो इस विधि से तो कहाँ ले जा करके रखें भाई? सबको कहाँ रखें, क्या करें? ये अप्राकृतिक सोच सब अंततोगत्वा से एक सिद्धि विधि है। स्वयं का काल, स्वयं का मृत्यु, स्वयं का परेशानी, स्वयं का गले की फांसी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी देखिए ना, अप्राकृतिक खेती करके अपने गले में फांसी हुआ कि नहीं हुआ? यदि अनुभवी यदि काश्तकारी होगा तो काश्तकार हो तो रोता है। वो क्या नाम है वो रे, उनका क्या नाम, अपन रास्ता में मिले, लक्ष्मी नारायण। हाँ, लक्ष्मी नारायण एक 150 एकड़ की काश्तकार है। वो लक्ष्मी नारायण रोता है, रसायन खाद डाल डाल करके ये जमीन किसी भी प्रकार से बिक जाए, जहां बहुत कभी भी जोता नहीं है उस जगह में चले जाऊंगा कहता है। अब करो भाई, अब क्या करे जाए? कितने बार वो कहीं भी कभी भी जोता नहीं उस जगह में कितने बार जाएगा वो आदमी? एक सोचने की बात। तो ये सब चीजें हम देख ली, ये सब चीजें हम अपने ही हाथ से सम्मोहन विधि से, अपने ही स्वीकृति विधि से गले की फांसी लगा चुके हैं। इससे छूटना ही अभी बहुत सारा कठिन है। उसके बाद और भी फांसी लगा ले भाई, एक छूटता है तो दूसरा खींचेगा। बात ऐसी है। उसी में ये क्लोनिंग वाला जो बात है, ज्यादा परेशानी मोलने की एक अच्छा जुगाड़ है, उसको कर सकते हैं, क्या पता है। और एक प्रश्न है थोड़ा सा हट के, हमारे एक भाई ने पूछ लिया, किसी मनुष्य को पुत्र से वंचित है यदि कोई मनुष्य, तो उसको कलंकित माना जाता है। हाँ, तो ये बात जो है ना, एक सोचने की तरीका है। देखो, सभी गाय बैल सभी जानवर में यह है, कई जानवर संतान नहीं देते हैं, वो जानवर नहीं है ऐसा नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को किसी को यदि संतान नहीं होता है ना, निश्चित कारणों से किसी को संतान नहीं होने मात्र से वो मनुष्य नहीं है, ऐसा बात तो होता नहीं। पहला गुण मंत्र तो ये है। उसके बाद आता है संतान की बहुत अपेक्षा ही है, समझ लो। संसार में ऐसे बहुत सारा संतान ऐसे हैं जो पाल नहीं पाते हैं, ऐसे को लाके पाल लो, संतान आपका बना लो, खुशहाली बना लो। पहले भी दत्तपुत्र दत्त संतान के बारे में बात हुई है, पहले बहुत सारा बात ऐसे चर्चा हो चुकी है, ऐसे घटनाएं हो भी चुके हैं। उस विधि से भी अपने भाई बंध किसी भी घर परिवार
और गोत नाथ से ला करके भी पाल सकते हैं। और ये कुछ नहीं होता है तो ये बहुत सारा अस्पताल रखी हुई है, आवारा बच्चों को वहाँ रखे रहते हैं, वहाँ से ला लें और पाल लें, क्या तकलीफ होता है। यही एक बात हुआ। उसके बाद इन किसी से भी मन नहीं भरा, ये कृत्रिम ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है ना। अभी वो पूर्णिमा कर रही है ना भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम है, और वो भी एक बहुत ही सटीक मानवता के लिए उपयोगी तो नहीं है वो, उसमें भी ये कहीं ना कहीं प्रच्छन्न रूप में संकरता वगैरह मानते हैं। उसमें ये मानते हैं तो नारियों में दोष नहीं रहता है, नर में ही दोष रहता है, ये मान लेते हैं। उसको ऐसा देखते हैं, लैब में देखने की व्यवस्था है, शुक्र कीट यदि जीवित कीट नहीं है, ऐसे जो परिवार है उनके नारियों में कोई न कोई विधि से उसको स्थापित करने की करते हैं। वो भी एक संकरता की ही कार्यक्रम है, वो अवैध हो चुका है। उधर छुपे चोरी में ये इस प्रकार की कार्यक्रम को करते हैं, उसमें बहुत पैसा पैदा करते हैं। एक आदमी के ये कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करा देते हैं। वो सिंह साहब को कराए ना भाई, हैं? तो ये इस प्रकार की भी काम करते हैं। ठीक समझ में आ गया। सबसे अच्छा आलीशान वही है, कोई अपने आपको मन भरता है तो अपने जात नात पात गोद से कोई लड़के को ले ली, वो सबसे अच्छा। वो नहीं होगा तो अस्पताल में आवारा बच्चे बहुत हर दिन मिलते हैं, आप ले आइए कर लीजिए। अभी तो अव्यवस्था है इसलिए आवारा बच्चे मिल रहे हैं। जब अभी तो अव्यवस्था है, आवारा बच्चे मिल जाएंगे, जब व्यवस्था हो जाएगी तब तो आवारा बच्चे मिलेंगे। दूसरा, अब व्यवस्था होने के उपरांत मनुष्य में ऐसा कोई अव्यवस्था की बात भी नहीं आता है। जो अभी जैसा बताया, डिम्ब कीट अथवा शुक्र कीट विकृत होने अथवा नहीं होने और मृत होने, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होता है, जो मनुष्य की रहन सहन की ही कहीं ना कहीं गलतियां हैं, उसको अलग से अध्ययन किया जा सकता है। किन किन कारणों से ये बात हो सकता है, आयुर्वेद में काफी चीजें कही गई है, इन लोग भी कहते होंगे, ये हम ऐसे ही विश्वास करता हूं। तो उससे बचा जा सकता है, सही ढंग से जिया जा सकता है, इच्छा अनुसार संतान को पैदा किया जा सकता है, इच्छा नहीं होता तो संतान को सीमित संतान के साथ जिया जा सकता है, तो चाहे तो जनसंख्या को घटाया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। ये सब आदमी की स्वतंत्रता की काम है। ये आदमी इस बात में स्वतंत्र है, इसमें भगवान देने की भगवान नहीं देने की इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। भगवान जो है, भगवान के पास इस प्रकार की कोई भी दफ्तर नहीं है। ठीक हो गया, बात पूरा हो गया, ऐसा है। हाँ आगे, हाँ आगे बंद करना होगा, आपके जाना है? गाय के गोबर से और गौमूत्र से कुछ कीटनाशक बनाए गए हैं, उपयोगी मैंने आपकी जानकारी में यदि कुछ इस तरह की कोई चीजें हैं, थोड़ा सा उसको बता। देखो, गोमूत्र के साथ एक बहुत अच्छी बन सकता है, ठीक है। जो क्या चीज है वो, ये जो गंधक होता है ना, गंधक को गोमूत्र में घोल दे थोड़ी सी, माने एक 10 लीटर गोमूत्र हो और एक 10 ग्राम 5 ग्राम गंधक को घोल करके यदि उसको डाला जाए, बहुत सारे भुंगी पुंगी ये माहों सब ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार की बनते हैं। वो सबसे अच्छा जो है, गोमूत्र को फसल के लिए डालें बहती पानी के साथ, और जो है गंधक और ये जो धुआं दे करके कीटनाशक प्रयोगों को करते रहें, धुआं से, धूम्र चिकित्सा। जैसा इसका जो अपना बीजा होता है ना, नीम का बीजा, खली, पत्ता, ठीक है, ये सब चीज की धुआं से तो काफी कीड़ा पतंग दूर भाग जाते हैं, उसको किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी जो चीज होते हैं, ये वन तुलसी होती है, वन तुलसी का धुआं से भी कीड़ा पतंग दूर होते हैं फसल की। तो अजवाइन का धुआं से लत्तर जाति की जितने भी
जो फसल नहीं हो पाता है, सड़ जाता है, बतिया सड़ते हैं, खीरा में, डोड़का में, तरोई में, लौकी में, उसमें अजवाइन का धुआं देने से लाभ होता है। ये सब देखा है, इस प्रकार की करके देखा है। इसको कोई भी करके देख सकता है। ठीक है। और कई बार